हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से ना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो चुका है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर। और अब हम जो टॉपिक डील करने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो ये टॉपिक है ना, ये आपको सीधे तौर पे थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर के अंदर भी बाकायदा काम आने वाला है, ठीक है। वहां पर भी आप हीट के ट्रांसफर की बात करने वाले हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो पूरा चैप्टर है ना, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की बैकबोन है। तो अगर आप लोग के दिमाग में ये वाला चैप्टर जो है वो तरीके से बैठ गया, तो आप समझ सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में यू डोंट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको इतनी परेशानियां वहां पे आएंगी नहीं, आप आराम से उसको डील अप कर लेंगे, ठीक है। तो चलें बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इस लेक्चर के अंदर। और मैं फिर से बोल देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में भी, और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए भी बोला है बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में इसका सीधा का सीधा काम आ जाता है, ठीक है। तो चलें बिना समय लगाए आपको लेकर के चलते हैं इसके बेसिक एंट्री वाले स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अब एक और चीज जरा गौर करते हुए चलेगा, जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो ये चैप्टर है ना, ये काफी हद तक अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। अब थ्योरेटिकल चैप्टर्स में दिक्कत क्या आती है कि हम समझते हैं कि ज्यादा लंबे डेरिवेशंस नहीं होते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी इतने टफ नहीं आते हैं। बट द थिंग इज दिस कि जब इस पर बेस सवाल आता है ना आपके एग्जाम्स में, तो आंसर जो डिजायर्ड होता है वो टू दी पॉइंट आंसर होता है, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल चैप्टर की एक खराब बात क्या होती है कि जब बच्चे उसको पढ़ते हैं ना, तो वो दरअसल समझते हैं कि अच्छा ठीक है, ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, ये बात थी, ये बात थी, अरे हाँ लिख करके आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि अरे हम लिख करके आ जाएंगे, थ्योरी ही तो है, इतना तो अपने को आता ही है, ठीक है। लेकिन जब लिखने के लिए बच्चा बैठता है ना, तो टू द पॉइंट तो पहली बात लिख नहीं पाता, उसके बाद कहानी शुरू कहीं होती है और कहानी बीच में कहीं भावनाओं में खो जाती है और एंडिंग किसी और ही पॉइंट पे हो जाती है। तो इसमें से कोई भी चीज डिजायर्ड नहीं है। जो कॉपी चेक कर रहा है ना आपका, वो टू दी पॉइंट आंसर चाहता है, खासकर इस तरह के चैप्टर्स में। और इसी में आप आंसर घुमा घुमा के देते हो, तो जब घुमा घुमा के आंसर देते हैं तो फिर मार्क्स भी फिर घुमा घुमा के कट ही जाते हैं। आई मेरी बात समझ? तो ऐसे चैप्टर्स के लिए अपन कैसे तैयारी करें, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। बुलेट पॉइंट्स पे लिखी हुई हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपको आंसर फ्रेमिंग तरीके से करनी है, टू दी पॉइंट मैनर में करनी है, तो मेक श्योर करना कि आप लोग बुलेट पॉइंट्स में लिखी हुई हर चीज को तरीके से नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज बुलेट पॉइंट्स में जो चीजें लिखी है, जिस लैंग्वेज में लिखी है ना, वो बहुत ही वेल क्राफ्टेड लैंग्वेज है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बुलेट पॉइंट्स को खासकर इस तरह के चैप्टर्स के लिए हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है। इसको तरीके से नोट करते हुए चलना। चलो, तो अब बेसिक आइडिया क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? वैसा क्या देखा जाए ना, तो इस नाम को देख करके सीधे नाम से अपन इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे काफी सारे कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं फिजिक्स में कि नाम ही आधा काम कर देता है, ठीक है। नाम से ही आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना, ये सीधे तौर पे आपको नाम से चीजें क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए ना, जब नाम से चीजें क्लियर नहीं होती तो उसके लिए ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढना पड़ता है जो कि इसको डिफाइन करवा सके सही से, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे तो बेसिक आइडिया वाली स्लाइड में डिस्कशन ऐसी ही चीजों के ऊपर होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ? एक्सपेरिमेंट्स शो दैट व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ फिक्स्ड मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे एक इमेजिन करो कि तुम्हारे पास में एक गिवन मास है, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास में एक गिवन मास है, तो इसका अपन मास ले लेते हैं, चलो m के बराबर, ठीक है। अब इसको आपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट देकर सप्लाई कर दी है, ठीक है। तो पहली बात तो आप समझते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड अगर है, हीट को पहली बात तो अपन Q से करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं उसको Q से। हीट सप्लाइड ऑफ स्मॉल अमाउंट, अगर स्मॉल अमाउंट की हीट को सप्लाई कराएं तो इट बिकम्स डेल्टा Q,
ठीक है, हीट सप्लाइड ऑफ स्मॉल अमाउंट, तो दिस बिकम्स व्हाट डेल्टा क्यू इट बिकम्स, ठीक है। तो अच्छा, किसी भी फिक्स्ड मास को अगर आप कुछ हीट सप्लाई करते हैं ना, तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज अप हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर बर्नर पे पतीले में पानी है, ठीक है, और आपने उसको हीट सप्लाई कर दी है, तो पानी गर्म हो जाता है, पानी को गर्म करना था, दैट्स व्हाई आपने उसको हीट सप्लाई करी है। जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को मैं हीट सप्लाई करूंगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, लाजमी सी बात है, ठीक है। अच्छा, मैं पूरे सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज सराउंडिंग के बारे में मैं इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपसे बात कर चुका हूं कि सराउंडिंग को अगर आप हीट सप्लाई करते हो, सराउंडिंग को अगर आप हीट सप्लाई करते हो, तो ये मत सोच लेना कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है ना वो कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन ये है कि सराउंडिंग की जो थर्मल कैपेसिटी है दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे सुनते हुए चलना, जैसे मान लीजिए एक गर्म चाय की प्याली है, किसी रूम में एक गर्म चाय की प्याली है, अब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हीट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स अ लो टेम्परेचर, ठीक है। अब जो चाय का कप है ना वो मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस 100 डिग्री के टेम्परेचर पर है, ठीक है, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मान ले गर्मी का मौसम है 40 डिग्री का अपने पास टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर चेक किया जाए, गर्मी का भले ही मौसम हो, लेकिन इतनी गर्मी तो नहीं है ना कि उबलते हुए चाय के बराबर टेम्परेचर हो जाएगा, तो फिर चाय का टेम्परेचर 100 डिग्री हाई टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री लो टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर बॉडी टुवर्ड्स अ बॉडी एट लो टेम्परेचर, टुवर्ड्स अ सिस्टम एट लो टेम्परेचर, ठीक है। चाय की जो हीट है ना वो निकल करके किस में जा रही है, सराउंडिंग में। चाय की हीट कहाँ निकल के जा रही है सर, सराउंडिंग में। तो अगर चाय की हीट निकल रही है तो उसका टेम्परेचर लाजमी तौर पे कम हो जाएगा, लेकिन सराउंडिंग को हीट मिल रही है तो इसको ये मत देख लेना, इसको इससे ये मत समझ लेना कि सर फिर तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता है। क्यों? उसका वही रीजन है, क्योंकि सराउंडिंग की थर्मल कैपेसिटी इन्फिनाइट है, ठीक है। अब इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी के ऊपर एक सिंगल लाइन तुमको मैं सुना रहा हूँ, वो लाइन ऐसी होती है कि अगर किसी सिस्टम की थर्मल कैपेसिटी, तुम्हें क्या लगा शायरी है, अगर किसी सिस्टम की थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है तो उसको मैं कितनी भी हीट दे दूं उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और या फिर मैं उससे कितनी भी हीट विड्रॉ कर लूं उसका टेम्परेचर कंसिडरेबली घटेगा नहीं। आई मेरी बात समझ में? पक्की बात है, ठीक है सर। तो यहां पे क्या है कि अभी तो अपन इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे, अभी बात करें नॉर्मल कंडीशन की। तो इस सिस्टम का मास कितना है, m के बराबर, ठीक है। अब इसको जो अपन ने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी है वो डेल्टा क्यू अमाउंट की हीट अपन ने सप्लाई कर दी है। तो अब होता क्या है कि एक्सपेरिमेंट से दिखाते हैं कि एक्सपेरिमेंट शो दैट कि व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ फिक्स्ड मास ऑफ द सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ हीट को अपन ने फिक्स कर दिया ताकि आप उसमें क्या है कि उसमें बदलाव ना कर सके। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट को अपन ने सप्लाई कर दिया फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ द सब्सटेंस, देन देयर इज अ राइज इन द टेम्परेचर। अब ये तो क्या है कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऑब्वियस सी बात तो ये अब बन गई ना, अगर आप बैक इन द हिस्ट्री जाओगे तो आपको समझ में आता है कि यार बहुत सारी चीजें ना कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के स्टेट में थी, ठीक है। मतलब किसी बॉडी का नीचे की तरफ गिरना, अर्थ का किसी बॉडी को अट्रैक्ट करना, ठीक है, प्लैनेट्स का चक्कर काटना, ये सारी चीजें जो है ना वो अब लगती हैं अरे बड़ी ऑब्वियस है, अरे तो बहुत बहुत टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन देयर वाज अ टाइम जब ये चीजें इतनी ऑब्वियस थी नहीं, उन पे काम चल रहा था, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन चल रहा था, ठीक है। आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हम उससे यूज टू आते हैं कि हाँ यार जब हम छोटे में स्कूल जाया करते थे तब भी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आज भी हम जा रहे हैं स्कूल तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बस कलर चेंज हो गया उसका। तो आज आप उस इमारत को देख रहे हैं, लेकिन कभी एक टाइम था जब वो इमारत का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ होगा, फिर वो बना होगा। तो बैक इन द हिस्ट्री अगर चेक किया जाए तो ये सब चीजें इतनी ऑब्वियस नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एक्सपेरिमेंट्स शो दैट कि व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ मास देन द टेम्परेचर राइजेस, देन देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। बट दिस राइज इन टेम्परेचर इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो तुम 100 जूल की हीट दे रहे हो एक सब्सटेंस को, ठीक है, एक काम करते हैं अपन इमेजिन कर लेते हैं दो सब्सटेंसेस, ठीक है, और दोनों का मास भी अपन फिक्स कर देते हैं, दोनों का मास भी अपन फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर आपने दोनों ही सब्सटेंस को 100 जूल की हीट दे दी है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर सिस्टम को हीट मिल रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या है, अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग राइज इन टेम्परेचर आता है, सबका राइज इन टेम्परेचर सेम नहीं होता है, ठीक है। ये बड़ी प्यारी बात यहाँ पे पहले के 4 लाइनों में लिख के रखी हुई है। तो मैं आपको ना इसका जरा एग्जांपल एक बार सेट कर दूं तुम्हारे दिमाग में। एक सब्सटेंस ही है, ठीक है, इसका चल मास अपन लेके चल देते हैं, कितना सर 1 किलोग्राम इसका मास लेके चल देते हैं, ठीक है। अब क्या है, एक दूसरा सब्सटेंस है ना, अपन एक काम करते हैं, अपन एक मानते हैं चलो एक दूसरा सब्सटेंस, ठीक है, ये ले लो,
एक अपन ने दूसरा सब्सटेंस मान लिया भाई, मास तो मैं इसका भी बोल रहा हूं 1 किलोग्राम के बराबर ही, मास तो मैं इसका भी कितना बोल रहा हूं सर, 1 किलोग्राम के बराबर ही। अब क्या होता है, इसको अमाउंट ऑफ हीट कितना सप्लाई करा, इसको अमाउंट ऑफ हीट अपन कर देते हैं 100 जूल सप्लाई, ठीक है। तो हीट सप्लाइड अपन कितना कर लेते हैं सर, 100 जूल। तो अगर इसको अपन ने 100 जूल का हीट सप्लाई करा है तो इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं कि इसका इनिशियल टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हीट मिलने के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया सर, 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर में राइज निकालना है, राइज ऑफ टेम्परेचर अगर आपको निकालना है, तो राइज ऑफ टेम्परेचर तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। राइज ऑफ टेम्परेचर तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो 45 माइनस करना पड़ेगा 40, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मास अगर 1 kg का था ना, तो हीट सप्लाइड 100 जूल की मैंने करी, तो टेम्परेचर इनिशियली वाज 40, टेम्परेचर फाइनली बिकेम 45 एंड राइज ऑफ टेम्परेचर बिकम जस्ट 5 डिग्रीज, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम अमाउंट की हीट यहां पर भी सप्लाई कर दूं तो इसका राइज इन टेम्परेचर अलग भी हो सकता है, मैक्सिमम केसेस में अलग ही होता है, बिकॉज अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है हीट को स्टोर करने की। तो हीट सप्लाइड मान लो, इसको भी अपन ने हीट सप्लाई करी है 100 जूल की, और मैं तो एक काम करता हूं ना, मैं इसका भी इनिशियल टेम्परेचर जो है ना वो 40 डिग्री मान लेता हूं, ठीक है, कि कहीं तुमको ये ना लगे कि सर इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंट था दैट्स व्हाई राइज इन टेम्परेचर डिफरेंट आया, ऐसा भी नहीं करता हूं। मैंने इनिशियल टेम्परेचर इसका भी कितना मान लिया, चल 40 डिग्री मान लिया। लेकिन क्या होता है कि भाई स्पेसिफिक देखो, यहाँ पे क्या होता है, इसको 100 जूल की मैंने हीट सप्लाई करी, इसको भी 100 जूल की मैंने हीट सप्लाई करी, लेकिन सेम मास का भी सब्सटेंस था, लेकिन फिर भी राइज इन टेम्परेचर जो है ना वो हर सब्सटेंस में अलग अलग होता है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि इसका जो राइज इन टेम्परेचर है ना सर, इसका राइज इन टेम्परेचर मान लिया अभी ये पहुंच गया 60 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे राइज ऑफ टेम्परेचर निकालना है तो यहाँ पे 15 डिग्री का हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए, अमाउंट ऑफ हीट कोई डिफरेंट थोड़ी ना है, सेम अमाउंट ऑफ हीट ही है। तो राइज ऑफ टेम्परेचर इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 60 माइनस 40, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 20 डिग्री सेल्सियस। तो अपन ने क्या चीज फिगर आउट कर ली है कि भाई यहां पर सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने के बाद भी राइज इन टेम्परेचर सब में सेम नहीं होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं, सैंड। अच्छा एक काम करेंगे, पहले स्पेसिफिक हीट पे चलेंगे, उसके बाद सैंड और वाटर वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं चाहूंगा कि अपने उस पहले 4 लाइन के स्टेटमेंट को, मैंने वही कहा था कि भाई बुलेट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर बुलेट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो हर एक लाइन को अच्छे से डिफाइन करते हुए चलना ही मेरा काम बनता है, वो तो मैं बाकायदा करते हुए चलूंगा। लेकिन तुमसे उम्मीद मेरी ये है कि तुम इसको नोट तो करते हुए चलोगे तरीके से, ठीक है। नोट्स को ना तुम ऐसे फ्यूचर में मत टाल दो कि अरे आज स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कल नोट्स बना लेंगे। तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, इससे पहले भी तुमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी, बहुत प्लानिंग करी होगी, लेकिन प्लानिंग में जहां पे लूप होल है वो क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टाल देना। बिकॉज चीजों को टाल करके क्या होता है, आपके पास ना जो काम कर रहा है वो इतना सा रहता है, जो काम नहीं कर रहा वो तो सारा हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने पास एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है और उसी के बोझ तले अपना रिजल्ट जो है ना वो दब के खराब हो जाता है। तो अब मेरी बात समझो, पहले तुम एक काम करो, ये 4 लाइन तुमने लिखी ली होगी, उससे इंपॉर्टेंट सपोर्ट करने वाला ये पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो सपोर्टिंग एग्जाम्पल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, यस सर ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, तो ये वाला चीज पूरी क्लियर है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट भी अगर देंगे ना फिक्स्ड मास ऑफ सब्सटेंस को अलग अलग केसेस में, देन आल्सो द राइज इन टेम्परेचर इज डिफरेंट इन केसेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। हर सब्सटेंस में अलग अमाउंट से राइज इन टेम्परेचर आता है, चेंज इन टेम्परेचर आता है। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या समझ में आता है, तो दिस इंडिकेट्स that nature of substance is one of the important factors in the study of thermal phenomena। यहां से हमें समझ में आता है कि जो नेचर ऑफ सब्सटेंस है ना, बिकॉज देखो नेचर ऑफ सब्सटेंस अलग अलग था, इसी वजह से सेम मास के लिए सेम हीट भी दिया लेकिन सेम राइज इन टेम्परेचर नहीं आया, बिकॉज अलग अलग नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो अलग अलग राइज इन टेम्परेचर इवन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं कि अलग अलग हीट दिए, भाई सेम हीट दे रहा हूं, सेम मास को दे रहा हूं, फिर भी एक में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, एक में टेम्परेचर कम बढ़ा, बिकॉज दिस डिपेंड्स, राइज इन टेम्परेचर बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इस बात को दिमाग में डाल लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में, ठीक है सर, ठीक है। आगे बढ़े,
अब यहां से बात शुरू होती है स्पेसिफिक हीट की या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई समझना दोनों एक ही बात है, स्पेसिफिक हीट बोल दूं मैं कभी कभी प्यार से, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैरेक्टराइजेस द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अलग अलग नेचर ऑफ सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? मैंने कहा था ना कि भाई सेम मास था, सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, फिर भी एक में टेम्परेचर में राइज ज्यादा आ रहा है, एक में टेम्परेचर में राइज कम आ रहा है। दोनों में ही लाजमी तौर पर टेम्परेचर बढ़ना ही चाहिए था, बिकॉज अगर आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन एक सब्सटेंस में टेम्परेचर में राइज ज्यादा है, एक सब्सटेंस में टेम्परेचर में राइज कम है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अलग अलग नेचर ऑफ सब्सटेंस तो अलग अलग राइज इन टेम्परेचर। आया समझ? बुद्धि चमकी? अलग अलग नेचर ऑफ सब्सटेंस तो अलग अलग राइज इन टेम्परेचर। तो ये स्पेसिफिक हीट हो गया या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच कैरेक्टराइजेस द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन रिस्पॉन्स टू द हीट सप्लाई, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंस था तो हीट सप्लाई तो सेम ही करा ना अपन ने, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड अलग अलग करा। दोनों सब्सटेंस को हमने सेम हीट सप्लाई करी, लेकिन दोनों सब्सटेंसेस ने अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड दिया। एक का टेम्परेचर में राइज बहुत ज्यादा आ गया, एक का टेम्परेचर में राइज कम आया, ठीक है। ऐसा होता है ना, ऐसा मान लीजिए कि एक बहुत ही वेल्दी फैमिली है, एक बहुत ही वेल्दी फैमिली है, और एक फाइनेंशियली थोड़ी सी लो, फाइनेंशियली थोड़ा सा लो है, ठीक है। तो अब होता है क्या है, लेकिन दोनों ने क्या करा कि मान लो अब जो वेल्दी फैमिली है ना वो अपने बच्चों के पढ़ाई के ऊपर एक्स अमाउंट का खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वो उनके लिए बड़े आराम से कर पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट इजीली, ठीक है। तो एक्स अमाउंट का खर्चा, एक्स अमाउंट के पैसे का खर्चा उस बच्चे पे हो रहा है जो कि वेल्दी फैमिली से आता है, और जो फाइनेंशियली थोड़ा सा लो फैमिली है ना, वो भी अपनी पूरी जी जान लगा करके अपनी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा, लेकिन वही एक्स अमाउंट ये अपने बच्चे पे खर्च कर रहे हैं। अब वो जो वेल्दी फैमिली है ना उसके लिए इतना खर्चा करना बहुत आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वाली फैमिली है जो फाइनेंशियली लो है, उसको पूरी जान लगानी पड़ी है वो एक्स अमाउंट का खर्चा करने के लिए। बट इवेंचुअली क्या हुआ, दोनों बच्चे, ठीक है, इस पे एक्स अमाउंट का पैसा जा रहा है, इसके ऊपर भी एक्स अमाउंट का पैसा जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है ना भाई कि वो जो वेल्दी वाला बच्चा है, फॉर इंस्टेंस मैं कहना चाह रहा हूं तुमसे कि मान लो कि वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं कर पा रहा, ठीक है, मतलब एकेडमिकली ही इज नॉट सो गुड, बाकी कुछ उसके अंदर होगा लेकिन एकेडमिकली इज नॉट सो गुड। और ये वाला जो बच्चा है ना, अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन बोथ द किड्स इज द सेम, लेकिन इस वाले बच्चे के अंदर क्या है, इसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा आउटपुट निकाल के दे रहा है, एकेडमिकली ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या हुआ, सेम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, वहां पे सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, ठीक है। दोनों एक ही इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के बच्चे माने जा सकते हैं फिलहाल के लिए, यार ये डिफरेंट मानो। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे एकेडमिकली उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, उस वाले केस में उतना राइज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पे एकेडमिकली अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मतलब अच्छा राइज इन टेम्परेचर हो रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो सेम अमाउंट ऑफ हीट ही सप्लाई करा है, लेकिन नेचर ऑफ सब्सटेंस अलग अलग था, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अलग अलग थी, इंटरेस्ट अलग अलग था। तो वही नेचर ऑफ सब्सटेंस हो गया ना, वो तो नेचर ऑफ किड्स हो गया। तो उसके करस्पॉन्डिंग उस अमाउंट ऑफ मनी के लिए इस बच्चे ने कैसा रिस्पॉन्ड करा जो कि वेल्दी फैमिली से आ रहा है, और उसी अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड के लिए इस बच्चे ने कैसा आउटपुट दिया जो कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आई मेरी बात समझ में? सेम चीज यहां पे हो रही है। एक का सब्सटेंस ऑफ नेचर ही ऐसा है कि उतनी हीट सप्लाई करी लेकिन राइज इन टेम्परेचर नहीं है। एक का सब्सटेंस ऑफ नेचर ऐसा है कि नेचर का सब्सटेंस ऐसा है कि भाई उतनी हीट सप्लाई करी लेकिन राइज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा आ रहा है। अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ही चमक गया होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों ही नाम चलते हैं। This characterizes the nature of substance. This characterizes the nature of substance in response to the heat supply. ठीक है, हीट सप्लाई जो करा उसके रिस्पॉन्स में ये कैसा रिस्पॉन्ड करेगा वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट के ऊपर। उसी को हम प्यार से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब यहां से ना हम हल्का हल्का क्या है कि डेरिवेशंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। मैं आप लोग को ये सिनेरियो पहले से क्लियर कर चुका हूं कि हीट को हम बेसिकली चार्ज बोल रहा हूं, सॉरी मैं वही कहने वाला था कि जो क्यू से हम करते हैं रिप्रेजेंट, हीट को हम बेसिकली क्यू से करेंगे रिप्रेजेंट। लेकिन क्लास 12th में क्या होता है ना, क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके, ठीक है, वहां पर हम चार्जेस की बात करते हैं, और चार्जेस में बेसिकली चार्ज को भी क्यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फिजिक्स में क्या होता है ना बेटा कि फिजिक्स में टर्म्स इतने सारे हैं लेकिन सिंबल्स कम पड़ गए हैं, इसलिए एक
की सिंबल क्या है, बहुत सारे रोल प्ले करता है। ए एरिया भी है, ए एक्सेलरेशन भी है, वी वॉल्यूम भी है, वी वेलोसिटी भी है। आई मेरी बात समझ, ठीक है। पी पावर भी है, प्रेशर भी है, मोमेंटम भी है। तो यहाँ पे अब जरा गौर करेंगे, हम थर्मोडायनामिक्स में बात करेंगे तो क्यू मतलब कि अपने पास हो जाएगा हीट सप्लाई, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इफ डेल्टा क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास। पहली बात तो ये समझो कि क्या सच में हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है सर। मेरे पास ऐसा मान ले पानी उबल रहा है पतीले में, ठीक है। तो पहले तो पानी बस रखा था अपन ने, टेम्परेचर उसका कितना था, कम टेम्परेचर था। जैसे मैंने उसकी हीटिंग शुरू करी, जैसे मैंने उसको हीट सप्लाई करा, तो जो एक चीज क्लियरली एविडेंट है ना, वो ये है कि भाई इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। पहले मैं उसी पानी में आराम से अपने हाथ डाल करके ऐसे ऐसे कर सकता था, लेकिन अब जो वो पानी उबाल मार रहा है ना, हाई टेम्परेचर पे आ गया, अब इतने आराम से तुम नहीं कर पाओगे भाई। आई मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज मतलब हीट इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। या अगर टेम्परेचर रेज करना है तो फिर हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। वही चीज है कि अगर डेल्टा क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इफ डेल्टा क्यू is the small amount of heat energy required. Why is it required? तो heat is always required to raise the temperature of the certain mass, ठीक है। एक given mass होगा, जो भी liquid है, जो भी substance है जिसका आप temperature बढ़ाना चाह रहे हो, क्या उसका mass नहीं होगा सर? बिल्कुल mass होगा, ठीक है। तो आप उसका temperature बढ़ाना चाह रहे हो through a small range, ठीक है, through a small range of temperature difference delta T मान ले, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि for instance for example कि initial temperature अपने पास कितना था, for a small range बढ़ रहा है ना, तो इनिशियल टेम्परेचर मान लो अपने पास में था 40 डिग्री सेल्सियस, और अब हम इसको बढ़ा करके करना चाह रहे हैं कितना, 42 डिग्री, 42 डिग्री, ठीक है। तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, जमाने भर में किसी भी चीज में आपको अगर चेंज निकालना होता है ना, तो आपके पास एक तरीका होता है। क्या तरीका है सर? वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। जमाने भर में किसी भी चीज में अगर आपको चेंज निकालना है तो उसका एक ही तरीका होता है सर, फाइनल टेम्परेचर माइनस कर दीजिएगा क्या, इनिशियल टेम्परेचर। तो 42 डिग्री माइनस कर देंगे 40 डिग्री, तो यहां से अपने पास में चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है। तो अगर डेल्टा क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of a certain mass, certain substance through a small range delta T, ठीक है। तो it is found that पहली सबसे उम्दा चीज जो समझ में आ रही थी वो ये थी कि भाई डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू मास, इसका मतलब क्या होता है कि अगर सब्सटेंस का मास ज्यादा है तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर, रिक्वायर्ड चेंज इन टेम्परेचर मान ले 2 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो अगर सब्सटेंस का मास ज्यादा है ना, तो उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ाने के लिए भी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है सर, ज्यादा जब बनता है खाना तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसमें, ठीक है। और कम खाना बन रहा है, कम अमाउंट ऑफ हीट में काम बन जाएगा, ज्यादा हीट दोगे तो जल जाएगा, ठीक है। तुमने कभी घर पे तो बनाया होगा नूडल्स वगैरह, तो उसमें ऐसा होता है ना बेसिकली, अगर तुमको आता है सिर्फ एक ही इंसान के लिए बनाना, बस तुमको खुद का पेट भरना आता है कि हाँ भाई मैं अगर अकेला रहूंगा तो मैं अपने खुद के तो खाना बना ही लूंगा, ठीक है। लेकिन कभी अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे ना, तो उतनी हीट पे काम नहीं बनने वाला। आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ? अब जैसे जो मान लीजिए केटरिंग में काम करते हैं, अब उनको तो हैबिट हो जाती है पूरी, वो बनाते हैं खाना 100 लोगों का, कभी एक के लिए बनाना होगा ना, 1-2 बार तो उनसे भी जल जाता है, क्योंकि हैबिट है ज़्यादा हीट देने की। आई मेरी बात समझ? तो क्या है कि अगर मास बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मास बहुत ज़्यादा होगा तो उसका सेम राइज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस का भी फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कम मास होगा ना, तो कम अमाउंट ऑफ हीट से भी जो है ना सेम चेंज इन टेम्परेचर अचीव किया जा पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब क्या है, मास ज्यादा, हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। दैट इज ग्रेटर द मास ऑफ द सब्सटेंस, ज्यादा मास होगा तो लार्जर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर। हीट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, हीट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, बट इफ द मास इज लार्जर, इफ द मास इज ग्रेटर, देन ग्रेटर अमाउंट ऑफ, लार्जर अमाउंट ऑफ हीट इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। ये वाला मसला मेरे ख्याल से पूरा क्लियर है आप लोग के दिमाग में, ठीक है। उसके बाद ये अपने पास वैसे कायदे की बात तो है कि इसको हम कायदे से बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। पहली प्रोपोर्शनैलिटी यहां से समझ में आती है कि अच्छा डेल्टा क्यू इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एम। पहली प्रोपोर्शनैलिटी यहीं से क्लियर होती है कि अच्छा सर डेल्टा क्यू इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एम, ज्यादा मास ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर? उसके बाद लिखा हुआ है डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी।
ठीक है, मतलब अगर ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर चाहिए तो भी ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट। अगर तुम चाहते हो कि यार 2 डिग्री नहीं, अगर तुम चाहते हो कि यार 2 डिग्री नहीं, मैं 20 डिग्री का राइज इन टेम्परेचर करवाना चाहूंगा, तो भाई राइज इन टेम्परेचर करवाने के लिए ऑब्वियसली आपको हीट ही सप्लाई करनी पड़ेगी ना, और कोई तरीका है? नहीं सर, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि यार कम चेंज इन टेम्परेचर नहीं, मेरे को तो ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, तो जितनी हीट से 2 डिग्री रेज हुआ था उतनी हीट से 20 डिग्री का टेम्परेचर रेज नहीं हो सकता। अगर आपको ज्यादा राइज इन टेम्परेचर चाहिए तो फिर आपको ज्यादा हीट भी सप्लाई करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अगर आपको ज्यादा राइज इन टेम्परेचर चाहिए तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, टू प्रोड्यूस large change in temperature, to produce large change in temperature, अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा चेंज करना चाहते हो, टू प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन टेम्परेचर, आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, टू प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन टेम्परेचर मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, मोर अमाउंट ऑफ, ये एकदम दिल से निकलने वाली बातें। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। क्लास 11th की वही तो खूबसूरती है यार, क्लास 11th में चीजें ना बहुत कुछ ज्यादा ही अलहदा तरह से डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं, कुछ ज्यादा ही। ठीक है, क्लास 12th में क्या होता है? क्लास 12th में थोड़ा सा एडवांस वर्जन, थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स है, तो वहां पे ना मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप देखो वहां पे यू विल हैव टू इमेजिन। ठीक है, यहां पर भी यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, यहां पे कौन सा बॉयलर रखा हुआ है, यहां पे कौन सा पानी उबल रहा है, बट यू कैन इजिली इमेजिन, आप रोज देखते हो। क्लास 12th में बस क्या होता है ना कि आपको इमेजिन करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को, आपको इमेजिन करना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को, आपको इमेजिन करना पड़ता है कि कॉन्वेक्स लेंस में से सच में लाइट रेज बेंड हो रही है। तो इमेजिनेशन का ही पूरा खेल है ना, फिजिक्स में खेल तो पूरा इमेजिनेशन का ही है। बट इतनी सी बात है कि वहां का जो इमेजिनेशन है ना, वो आपको इतना फ्रीक्वेंटली डेली लाइफ में तो नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली आपको उसके एप्लीकेशंस तो दिख ही रहे हैं। करंट की अगर बात की जाए तो करंट के आपको भाई एप्लीकेशंस तो दिख ही रहे हैं, है ना, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए तुमने कभी डेली लाइफ में देखा नहीं होगा। लेकिन 11th की खास बात क्या है, मैकेनिक्स में खास बात क्या है कि बहुत सारे एग्जांपल तो भैया डेली लाइफ से ही उठ करके आ जाएंगे, आप रिलेट कर ही लेते हैं उसको, है ना। और अच्छी बात है भाई, 11th में क्या है कि बच्चा जस्ट 10th से क्या शिफ्ट हो रहा है ना, तो उसको चाहिए इस तरह की कंफर्टिंग चीजें। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ तक क्या आपने 2 बहुत ही खूबसूरत बातें क्लियर अप कर ली अपने लिए। ठीक है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपने 2 बहुत ही खूबसूरत बातें अपने लिए क्लियर अप कर ली हैं। पहली चीज तो ये क्लियर अप कर लिया कि सर अमाउंट ऑफ हीट जो है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, ज्यादा मास होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगी टू प्रोड्यूस सेम राइज इन टेम्परेचर। और दूसरा क्या है कि अगर ज्यादा राइज इन टेम्परेचर करवाना है तो फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ये 2 बातें क्लियर हैं। अब तो आप भी जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का फंडा आ गया, मैं क्लब कर दूंगा इन चीजों को, फिर आएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और मैं बता दूं आपको, स्पेसिफिक हीट बोल लो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। उन शब्दों में कभी लड़ना मत, ठीक है, 2 वर्ड्स में कभी उलझना मत। तो मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी में नोट करते हुए चलना वुड बी बेटर। ठीक है, समय कम है तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलें फिर कहानी में आगे बढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस सर, यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर आउट हो चुका था। तो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम तो हो ही चुका है, उसके बाद डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी भी हो चुका है। ये दोनों चीजें जैसे ही हमने समझ ली हैं तो उसके बाद इसे क्लब करने का मौका आ चुका है। ठीक है, क्या लिखा है? अच्छा, तो पहली बात तो इसका एक स्टेटमेंट है, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है शब्दों में कि ग्रेटर द इंक्रीज इन टेम्परेचर लार्जर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, जितना ज्यादा आपको इंक्रीज करना है टेम्परेचर में, उतना ही ज्यादा फिर आपको हीट भी देना पड़ेगा सब्सटेंस को, तब जाकर के करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर ज्यादा चाहिए तो लार्जर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। सही बात है सर। इसके बाद जो अपने पास लेक्चर में अब जो स्टार्ट होने वाला डेरिवेशन, वो बहुत ही छोटा डेरिवेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। ठीक है, इन दोनों फंडों को समझने के बाद अपन को सिर्फ और सिर्फ क्लब करना बचा हुआ है। पहले अपन ने क्या करा, देखो, डेल्टा क्यू वॉज प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा क्यू वॉज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, तो देयरफॉर डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, और जैसे ही अपन यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, तुम समझ नहीं, प्रोपोर्शनल था और मुझे माफ करना, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू अपन जैसे लगाते हैं ना, तो यहाँ पे एक लाजमी सी बात है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो m टाइम्स डेल्टा टी को बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है सर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसी को तो कहते हैं स्पेसिफिक हीट।
या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पे लिखा होगा हर एक चीज तरीके से, जरा गौर करें। तो कंबाइनिंग द टू फैक्टर्स वी गेट, जैसे हमने कौन से दो फैक्टर्स कि डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम था, उसके बाद डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी था, जैसे हमने इसे कंबाइन करा तो वी गेट डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम टाइम्स डेल्टा टी। और जैसे अपन इक्वल टू यहां पे लगा देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ना एस, वो यहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एस क्या होता है, एस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर सिंपली स्पेसिफिक हीट बोल दो। ठीक है, तो एस यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको या तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल सकते हो या तो सिंपली स्पेसिफिक हीट बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दीजिए या फिर सिंपली स्पेसिफिक हीट बोल दीजिए। ठीक है, ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो यहीं से अपने पास एक बहुत ही उम्दा सा फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, कुछ नहीं है, एस निकाल लो बस यहां से। ठीक है, तो एस अपने पास में यहां से क्या हो जाएगा सर, एम अपॉन मतलब डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, एस अपने पास में क्या हो जाएगा सर, डेल्टा क्यू ओवर यहां पे आ जाएगा एम डेल्टा टी। ठीक है, अब इसको ना स्पेसिफिक हीट बोला भी क्यों गया, ये स्पेसिफिक हीट देखो एस जो है ना वो बेसिकली स्पेसिफिक हीट के बराबर होगा एट ए वेरी स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ यूनिट मास एंड यूनिट राइज इन टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, इससे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एस है ना, इसका नाम अपन ने स्पेसिफिक हीट क्यों रख दिया है, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू हीट, दिस इज एस जो है दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू हीट एट अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन। और वो क्या है कंडीशन, कि यूनिट मास हो जाए और यूनिट राइज इन टेम्परेचर हो जाए। मतलब मास की वैल्यू 1 है, बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर मास की वैल्यू कम है, 1 है, कम नहीं है, मास की वैल्यू 1 है, अगर मास की वैल्यू 1 है और राइज इन टेम्परेचर भी अगर 1 डिग्री के बराबर है ना, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो एग्जैक्टली डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा। इसी वजह से इसे स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसे स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। ठीक है, तो जरा गौर करते हुए चलना, बहुत ही उम्दा तरह से, बहुत ही प्यार से गौर करते हुए चलेगा। डेल्टा क्यू किसके प्रोपोर्शनल था सर, ज्यादा मास तो ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा राइज इन टेम्परेचर चाहिए तो फिर ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा। यहां पे एस आ गया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो एस को जब अपन निकालेंगे ना तो डेल्टा क्यू अपॉन एम टाइम्स डेल्टा टी आ गया। ठीक है, तो डेल्टा, तो यहां पे जो एस लिखा हुआ है ना, एस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, इसको अपन स्पेसिफिक हीट कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट बिकॉज S becomes equal to, because S becomes equal to delta Q एट अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे S जो है ना वो डेल्टा Q के बराबर हो जाता है। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ यूनिट मास, ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास का मतलब होता है m इक्वल टू 1, ऑफ यूनिट मास m equal to 1 and unit rise in temperature, and unit rise in the temperature, and unit rise, and unit rise in the temperature। ठीक है, and unit rise in the temperature। भाई यूनिट राइज इन टेम्परेचर का मतलब होता है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस या चल 1 केल्विन, सेम ही स्केल होगा। ठीक है, बस स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंस है। ये वाली बात समझ में आ गई सर, बाकायदा ये वाली बात बहुत ही उम्दा तरह से समझ में आ चुकी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई अगर आपसे पूछे ना कि व्हाट इज द यूनिट फॉर स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे कोई आपसे क्या पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट बोल ले या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल ले, इट्स वन एंड द सेम थिंग ना। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जहां तक बात है तो आप समझे मेरी बात क्या होने वाला है यहां तक। ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू, सुनो मेरी बात, डेल्टा Q का मतलब क्या होता है सर, हीट होता है, तो हीट की यूनिट क्या होगी सर, जूल्स होगी। डेल्टा Q का मतलब क्या होता है सर, हीट होता है, और हीट की यूनिट क्या होगी सर, जूल होगी। पर अच्छा उसके बाद क्या है, ये मास आ गया, तो नीचे आ रहा ना मास, तो मतलब मास मतलब केजी, और यूनिट क्या होती है इसकी, फिर पर केजी होगी सर। उसके बाद डेल्टा T का मतलब क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं इसको केल्विन ले लेता हूं ऐसा यूनिट्स के अंदर, पर ये भी नीचे जा रहा है तो पर केल्विन हो जाएगी। तो यहां से आप यूनिट निकाल सकते हैं इसकी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। और इसी मजेदार तरह से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी चाहें तो इवेलुएट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप इवेलुएट करना चाहें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जरा गौर करेंगे। पहली बात तो जूल है,
तो जूल का मतलब क्या है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? ml2t-2। उसके बाद केजी पर केजी था तो पर मास हो जाएगा, और उसके बाद पर केल्विन तो था ही, तो सर पर केल्विन तो बाकायदा हो ही जाएगा। ठीक है, इसको जैसे अपन फर्दर सॉल्विंग करेंगे ना, तो m तो भाई साहब दिख रहा है कि निपट चुका है। ठीक है, m तो दिख रहा है कि सर यहाँ से निपट चुका है, क्योंकि जूल जब करेंगे ना तो उसमें ml2t-2, और यहाँ पे पर केजी आया तो वो तो सर ऑब्वियसली फिर निपट जाएगा। तो l का यहाँ पे क्या हो जाएगा? l की पावर 2 हो जाएगी, t की पावर सर यहाँ से -2 हो जाएगी, और केल्विन के लिए k की पावर यहाँ पे -1 हो जाएगी। तो दिस बिकम्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा भी बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका होगा, तो जल्दी आप इसको नोट डाउन करेंगे। मैंने कहा था कि इसको अपन स्पेसिफिक हीट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली इक्वल टू हीट ओनली एट अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ यूनिट मास, मतलब m की वैल्यू 1 है, एंड यूनिट राइज इन द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तब जाकर के ऐसा कारनामा हो जाएगा। ठीक है, निपट गया ये वाला कॉन्सेप्ट सर पूरा। चलें सर इसको उड़ाया जाए। ओके तो यहाँ पे अपन ने क्या करके रखा हुआ है, देखो ना, यहाँ पे m1 हो गया, डेल्टा t1 हो गया, तब जाकर के s बिकम्स इक्वल्स टू, तब जाकर के s बिकम्स इक्वल्स टू डेल्टा q के बराबर। ठीक है, तब जाकर के S बिकम्स इक्वल टू डेल्टा क्यू के बराबर। हेंस स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करा गया है, जरा इस बात पे गौर फरमाइएगा अच्छे से। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। मैंने कहा था मास की वैल्यू 1 कर लेना। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, मतलब 1 kg के मास का टेम्परेचर रेज करना है, और टेम्परेचर में भी कितना रेज करना है सर? 1 डिग्री ही रेज करना है। ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू कितना रेज करना है टेम्परेचर को सर? 1 डिग्री से ही रेज करना है। ठीक है, इसको क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि आप डेफिनेशंस को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उसमें हर चीज यूनिटी में आती है, मतलब 1 में आती है। ठीक है, ये तो 12th में तो खैर कई दफा कराया जाता है। एक क्वेश्चन भी आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, तो मैग्नेट के रिस्पेक्ट में उसको डिफाइन किया जाता है। तो आप बस ये समझे कि कई दफा डेफिनेशंस को क्लासी बनाने का तरीका ये भी होता है कि जिसको डिफाइन करना उसको रखो और बाकी सारी चीजें यूनिटी। ठीक है, आई मेरी बात समझ? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब डेरिवेशन का स्टार्टिंग तो हो चुका है, आगाज तो हो चुका है, आगाज के अपन बीच में पहुंच चुके हैं डेरिवेशन के। ठीक है, क्लियर है पूरा फंडा? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट नोट भी कर लिया होगा इसको। चलिए सर, तो वहां से ना आपने क्या समझा कि जो अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था वो फॉर्मूला ये रहा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी आ रहा था, तो वहां से अपन ने एस निकाल लिया, डेल्टा क्यू अपॉन एम टाइम्स डेल्टा टी आ गया। ठीक है, अब जो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट है ना वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब मेरी बात तुम समझते हुए चलना कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस ले लूं, ठीक है, जिसमें मास and rise in temperature are constant for two substances। ठीक है, मतलब 2 सब्सटेंसेस हैं जिनका मास बिल्कुल सेम लेके चल रहा हूं मैं, और जिनमें मुझे सेम राइज इन टेम्परेचर करवाना है। ठीक है, तो इफ मास एंड डेल्टा टी आर कांस्टेंट फॉर 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, अब तुम बोलो सर डिफरेंट कैसे हुए सब्सटेंसेस? भाई डिफरेंट हुए, नेचर अलग अलग था। ठीक है, नेचर उसका अलग अलग था। तो भाई जैसे यहाँ पे क्या हो गया, इफ मास एंड डेल्टा टी आर सब्सटेंस आर कांस्टेंट फॉर 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, 2 अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अपन को सेम मास इनिशियली मिला, मान ले सब 1 kg के थे, और हमको सेम राइज इन टेम्परेचर करवाना है, मान ले सेम मतलब 1 डिग्री का अपन को राइज करवाना है टेम्परेचर में। ठीक है, फॉर 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, देन आप एक बात समझ रहे हैं क्या? देन डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा ना, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा ना, उसमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द सेम राइज इन टेम्परेचर फॉर यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, और जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा ना, उसमें कम हीट देना पड़ेगा टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री फॉर 1 kg मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो यहां पे मैं इसको एक बार लिख देता हूं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इट मीन्स that for a substance, it means that for a substance जिसका specific heat capacity ज्यादा है, whose specific heat capacity is high, then more amount of heat
अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इट मींस दैट फॉर अ सब्सटेंस हुज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हाई, देन मोर अमाउंट ऑफ हीट Q इज रिक्वायर्ड, तब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, देन मोर अमाउंट ऑफ हीट Q इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री ऑफ यूनिट मास, ठीक है। आगे मेरी बात समझ। तो अगर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और अगर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम है तो कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ दैट 1 kg ऑफ मास, ठीक है। आगे मेरी बात समझ। अब यहाँ पे ना एक बात समझते हुए चलना, सैंड और वाटर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो सैंड हैज लो स्पेसिफिक हीट, भाई उसी चीज को अपन एग्जांपल यहां पे दे रहे हैं, उसी चीज के लिए अपन एग्जांपल यहां पे दे रहे हैं, जो मैंने अभी यहां पे डिफाइन करके रखी ना चीजें, उसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं उस वाली ब्लैंक स्लाइड पे, ठीक है। तो सैंड हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, लो स्पेसिफिक हीट, देयरफॉर लो अमाउंट ऑफ हीट या लेस अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड to raise its temperature, less amount of heat is required to raise its temperature, less amount of heat is required to raise its temperature by unit degree, ठीक है, by unit degree। लेकिन अगर आप पानी की बात करें तो पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना वो काफी ज्यादा होता है एज वन कंपेयर टू सैंड, तो पानी में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लग जाती है, ठीक है। कंपेरेटिवली अगर चेक करें तो वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट, कंपैरेटिवली वाटर, पानी के पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पानी के पास ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देयरफॉर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देयरफॉर मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री, भाई मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में ये बात पूरी बेहतरीन तरह से बस जाए, बैठ जाए, उठे ही ना, ठीक है, पक्का। तो अगर आपको समझ में आ गया कि भैया किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अरे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में भी पूरी जान लगानी पड़ेगी, बहुत हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर तुम्हें समझ में आया कि भैया इस सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक हीट है वो कम है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है ना तो कम हीट दे करके भी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से आराम से बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। मैं चाहूंगा देखो तुम ना पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वहां पे चीजें आप लोग के लिए क्लियर करी हैं, ठीक है। तो पहले इत्मीनान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, हो गया, नोट कर लिया होगा इस चीज को अच्छे से, ये हुज लिखा था, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल के लिए, स्पेसिफिक हीट के ही एग्जाम्पल के लिए आप इन दो चीजों को नोट डाउन करेंगे, ऊपर वाला सैंड की पूरी कहानी है, नीचे पानी की पूरी कहानी है, ठीक है। ओके सर, डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहां तक पूरा फंडा क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहां पे आप 1 ग्राम मोल की बात करेंगे तो बस वो डेरिवेशन था, आप छोटा मोटा एक आध छोटी मोटी चीजें इंट्रोड्यूस रहेंगी, उसके बाद लेक्चर जो है वो हो जाएगा अपना इत्मीनान से समाप्त, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, मोलर स्पेसिफिक हीट, आपके दिमाग में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बैठ गई अच्छे से, बस उस वाली फीलिंग को याद रखते हुए चलना, और ये वाला फॉर्मूला, वो वाली फीलिंग याद रखो, स्पेसिफिक हीट वाली फीलिंग याद रखो, एग्जांपल के तौर पे सैंड और वाटर वाला एग्जांपल याद रखना, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला बस याद रखो, इतना ही करो, ना इसे कुछ ज्यादा ना इसे कुछ कम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, अगेन द अमाउंट ऑफ हीट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट
of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 ग्राम मोल। ठीक है भाई, इस बार टेम्परेचर जो है ना वो 1 केजी का नहीं बढ़ाया जा रहा है, वो 1 ग्राम मोल का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है बाय यूनिट डिग्री। आई बात समझ? तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री, लेकिन नॉट ऑफ 1 केजी मास बट ऑफ 1 ग्राम मोल। ठीक है, नॉट ऑफ 1 केजी मास बट ऑफ 1 ग्राम मोल। ये वाली बात समझ में आ गई सर? बाकायदा तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, इसको अपन कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज छोटा वाला सी तो वैसे भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लेक्चर बकायदा समझ में आ रहा है ना, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी फैलाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री। टेम्परेचर बढ़ाना है बाय यूनिट डिग्री, लेकिन मास इस दफा 1 किलोग्राम का नहीं है, मास इस बार 1 ग्राम मोल का है। मास कितना है सर? 1 ग्राम मोल थ्रू अ यूनिट डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, कैपिटल सी से अपन करेंगे इसको रिप्रेजेंट। इसकी यूनिट क्या होता है कि कैलोरी ग्राम पर मोल पर डिग्री सेल्सियस इन रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। बस ध्यान देना, जूल्स नहीं लिया इस बार। ठीक है, क्योंकि आप सीजीएस यूनिट्स में खेल रहे तो जूल्स नहीं लिया इस बार। एक सेकेंड में तुमको बताऊं कैलोरी और जूल्स में रिलेशन क्या होता है, उसको भी तुम नोट कर लो, तुम्हारे काम का चीज़ है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो वो रिलेशन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक कैलोरी जो होता है ना, एक कैलोरी जो होता है ना, वो होता है वैसे तो 4.18 जूल होता है, लेकिन आप इसको ना अप्रोक्सीमेट करके 4.2 जूल्स ही पकड़ लो। वैसे अगर देखा जाए तो एक कैलोरी जो होता है ना सर, वो 4.18 जूल के आसपास होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप उसको 4.2 जूल्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी एंड इज मेजर्ड इन दिस मच यूनिट्स। उसके बाद बाय डेफिनेशन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। जिसका मास जो है ना वो न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या है सर? 1। न्यूमेरिकली इक्वल टू कितना है सर? मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। उसको अपन क्या बोलते हैं सर? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो है ना उसका मास कितना होगा सर? उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है ना, तो 1 मोल तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 GMM होता है, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लो कि क्लोरीन का कितना है, मेरे ख्याल से 35.5 होता है। तो अगर 1 ग्राम मोल ऑफ क्लोरीन है ना, अगर 1 ग्राम मोल ऑफ क्लोरीन है ना, तो उसके अंदर 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन पाया जाएगा। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो देयरफॉर यहां पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाली, यहां पे अपने पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी m इंटू एस। ठीक है, m इंटू एस। एस यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, और जरा ध्यान देना m अपने पास जो बड़ा वाला m है ना, ये अपने पास में है सर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। m अपने पास में क्या है सर? मॉलिक्यूलर मास है। कोई दिक्कत नहीं आता। तो c इज इक्वल टू m इंटू एस, ये तुम्हारे पास बन जाएगा एक बहुत ही ताबड़तोड़ फॉर्मूला भाई, गजब, एक तरफा। तो c इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास में सर? m इंटू एस। आगे बढ़ जाएं? यस सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तो वही वाली कहानी है इसकी। तो डेवलप कैसे हुआ है? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो कितना मास ऑफ दी सब्सटेंस है उसको आप डिवाइड कर दीजिए ग्राम, उसको आप डिवाइड कर दीजिए अपने पास मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो अपने पास सब्सटेंस का मास कितना है? m के बराबर, तो उसको अपन ने डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर मास से। अब जो हमें मिला है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब जो हमको मिला है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको वी डिवाइड m, m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। याद रखो, m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। उसको अपन मॉलिक्यूलर मास m से अपन डिवाइड कर चुके हैं। कोई दिक्कत है नहीं सर? यहां तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर है भाई। छोटा वाला m बड़ा मैटर करता है। ठीक है, ये छोटा वाला m ही बड़ा मैटर करेगा, ये छोटा वाला m ही बड़ा मैटर करेगा, बिकॉज यही छोटा वाला m जो है ना, दिस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। चमका, बूझे कुछ? ये जो छोटा वाला m है ना,
दिस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, और जो बड़ा वाला m था ना दैट वाज बेसिकली मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट का अपने पास फॉर्मूला आके रखा हुआ था वो क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन m टाइम्स डेल्टा टी, ये अपन फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं पहले से ही। अब जो m है ना दिस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, तो भाई मास ऑफ द सब्सटेंस को यहाँ से उचका लो तो nm बन जाएगा, ठीक है। nm लिख दिया इसको अपन ने, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम फॉर्मूला, बस ये जो m था ना इस m को अपन यहाँ से उचका दिया, n इंटू एम लिख दिया। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे देयरफॉर अपने पास में स्पेसिफिक हीट कितना बन चुका है अपने पास में, डेल्टा क्यू अपॉन कितना आ गया है सर, m, बड़ा वाला m लिख दिया मैंने पहले, n को लिख दिया मैंने बाद में, डेल्टा t को मैंने लिख दिया बाद में, ठीक है। चलेगा आपको, यस सर बिल्कुल चलेगा। अब उसके बाद क्या करके रखा है भाई, इस वाले m को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इस वाले m को देखो, इस वाले m को यहाँ से हटा करके जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो हमें मालूम है कि सर जो m इंटू एस लिखा है ना वो तो c के बराबर होता है। यहाँ देख लो, हमें मालूम है m इंटू एस जो लिखा है ना सर वो तो c के बराबर होता है, तो हमने लिख दिया m इंटू एस को, फिर अपन c कर देंगे, ठीक है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो डेल्टा q बाई डेल्टा t तो था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ बचेगा 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन n टाइम्स डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, बस इतनी सी बात है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी पूरी बाकायदा समझ में आ गई होगी। ये था इसका अंतिम चरण, अंतिम डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन का अंतिम पार्ट बोलूंगा वुड बी बेटर। क्लियर है इतना पूरा फंडा सर? यस सर, यहाँ तक का फंडा बाकायदा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। और इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ही तरीके से हेल्प करी है तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दीजिए अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, बड़े प्यार भरे शब्दों में सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग बाकायदा चेक करते हुए चलते हैं कि भाई क्या फीडबैक्स हैं, क्या कमेंट्स हैं, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके फीडबैक पे काम करके ही, आपके सजेशंस को देख करके ही वीडियोस पे काम किया जाता है और फिर वीडियोस की जो क्वालिटी है वो इस टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया इस लेक्चर के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, कि इस चैप्टर को समझना बहुत 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 जरूरी इसलिए भी है बिकॉज मार्क्स गेन कर सकते हैं आराम से यहाँ से, ठीक है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी को टाइट कैसे करेंगे, बुलेट पॉइंट्स को देखते हुए, अच्छे से नोट्स बनाते हुए, उन्हीं नोट्स को रिवाइज करके तरीके से लिख के आते हुए, है ना। और यहाँ पे खास तौर से जो हमने अभी इस लेक्चर के अंदर ज्ञान हासिल करा है स्पेसिफिक हीट के बारे में या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में या मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में, वो सारी की सारी चीजें हमें एज इट इज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर बाकायदा यूज करनी पड़ेंगी। इसलिए ध्यान देना, वहां पे तरीके से चीजों को कवर अप करते हुए चलना है, वहां पे मतलब थर्मोडायनेमिक्स में। तो उसके लिए जरूरी ये है कि इस चैप्टर के अंदर खास तौर से ये वाला लेक्चर जो है ना वो तरीके से खत्म किया गया हो, ठीक है। अपने सारे दोस्तों को भी ये बात बता देना ताकि क्या सब लोग सेम पेज पर है ना, जब वो ऐसे ग्रुप स्टडी होती है उसका अलग ही मजा होता है, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।